हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट आपके सामने अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लाने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे मैं बहुत लोगों बच्चों से मिलती हूँ तो उनके बेसिक्स हिले होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे सब लोगों में अकाउंट्स की क्लैरिटी आ जाए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा मेन मोटिव यही है कि एग्जाम्स के साथ साथ आप प्रैक्टिकली लाइफ में भी अपने कंसेप्ट क्लियर करो। जैसे अगर हम चीजें क्रैम करते हैं ना, तो हमें फॉर द टाइम भी याद रहती है, हमें एग्जाम्स तक ही याद रहेगी, हमें आगे याद नहीं रहती। तो अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो हमें लाइफ टाइम तक वो चीजें याद रहेंगी, जिससे हमारा प्रोफेशनल करियर में भी वो चीजें काम आएंगी। तो आज जो हमारी क्लास है वो टेक्निकल टर्म की ही है। जैसे जो मैंने प्रीवियस क्लास में थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स उठाई थी, आज मैं टेक्निकल टर्म्स और आगे लेकर चलूंगी और उसको आज एंड कर दूंगी। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, प्लस मेरी पूरी वीडियोस देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। उसके बाद भी आपका कोई भी पॉइंट रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज ही क्लास शुरू करती हूँ। चलिए क्लास शुरू करते हैं हम। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी चल रही है टेक्निकल टर्म्स। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको 6 टेक्निकल टर्म्स बता दिए। अब हम आगे टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे, समझेंगे। तो नेक्स्ट मेरी टेक्निकल टर्म क्या आती है? प्रोप्राइटर। देखो, जैसे कि हम हर एग्जाम्पल में, हर टेक्निकल टर्म में जेठालाल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इस टेक्निकल टर्म में भी हम जेठालाल का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जेठालाल ने शोरूम खोला है, उसने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में। तो जेठालाल इस बिजनेस का क्या होगा? प्रोप्राइटर होगा। जेठालाल कौन होगा? बिजनेस का प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब कौन होता है? जिसने की इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर। प्रोप्राइटर कौन है? जो कि इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर। तो जेठालाल अगर कोई शोरूम खोलता है, कोई बिजनेस खोलता है, तो जेठालाल क्या होगा? उस बिजनेस का प्रोप्राइटर होगा। प्रोप्राइटर कौन होता है? जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर। सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए और मैं सोच रही हूँ मैं क्यों ना बिजनेस शुरू करूँ। तो मैं अगर कोई बिजनेस शुरू करती हूँ तो मैं कौन होंगी उस बिजनेस की? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? जिसने की मनी इन्वेस्ट की है बिजनेस में। अब हम देखते हैं इसके डेफिनेशन में क्या दे रखा है। डेफिनेशन बताती है द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क कनेक्टेड विद द बिजनेस। जो पर्सन जिसने की इन्वेस्टमेंट किया है और सारे रिस्क भी लेती है बिजनेस से रिलेटेड। क्लियर? तो मेरे को होपफुली आपको जेठालाल से सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही होगी, समझ आ रही होगी। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ ऐसी ले लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम सारे टर्म समझाते रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आती है। तो ये वाली टर्म भी हमारी हो गई है, समझ में आ गई है। जैसे कि मैं इससे एक चीज़ और कनेक्ट करूँगी। हमने जो सबसे पहली टेक्निकल टर्म पढ़ी थी, कैपिटल पढ़ी थी। हमने कैपिटल पढ़ी थी। कैपिटल में क्या था कि जो मनी इन्वेस्ट होती है प्रोप्राइटर के द्वारा। अब प्रोप्राइटर कौन होते हैं वो हमने समझ लिया कि प्रोप्राइटर वो होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है ड्राइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट मेरी टेक्निकल टर्म है ड्राइंग। अब हम ड्राइंग समझते हैं। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग का क्या मतलब है? अब देखो, जेठालाल था, जेठालाल को क्या करना है? टप्पू की स्कूल फीस पे करनी है। तो उसने क्या किया? बिजनेस में से 10,000 रुपीज निकाल लिए स्कूल फीस देने के लिए। तो ये जो 10,000 रुपये है ना, ये क्या है? मेरी ड्राइंग है। ये क्या है? बिजनेस की ड्राइंग। तो जो भी ऑनर या फिर प्रोप्राइटर निकाल लेता है बिजनेस के अंदर विड्रॉल कर लेता है पर्सनल यूज के लिए। क्योंकि जो टप्पू है वो तो
उसका पर्सनल ही है, मतलब जो जो भी टप्पू से रिलेटेड एक्सपेंस है वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का से तो रिलेटेड नहीं। अगर टप्पू पढ़ रहा है तो बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही ड्राइंग क्या होती है, जो ऑनर या प्रोप्राइटर ने बिजनेस से विड्रॉल किया है, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, उसको मैं क्या बोलती हूँ, मेरी वो ड्राइंग्स है। अब देखो डेफिनेशन में पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या बोलती है, ड्राइंग इट इज अ अमाउंट ऑफ मनी और द वैल्यू ऑफ गुड्स विच द प्रोप्राइटर टेक्स फॉर हिज डोमेस्टिक और पर्सनल यूज। मतलब कि अमाउंट मनी का वो अमाउंट है जो या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स भी हो सकते हैं। गुड्स का मैं आपको कैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे टप्पू था, उसको अपने स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए लैपटॉप चाहिए था, ठीक है। तो उसने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे लैपटॉप परचेज करना है। तो जेठालाल ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमारी खुद की शॉप है, तो मैं तेरे लिए दुकान से लैपटॉप ले आऊँगा, ठीक है। तो अब जेठालाल ने अपने बिजनेस से लैपटॉप निकाल लिया, तो वो भी क्या कंसिडर होता है कि वो ड्राइंग है, क्योंकि वो उसने क्या किया है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। वो तो पर्सनल यूज़ के लिए, कि टप्पू को स्कूल का कोई असाइनमेंट पूरा करना है तो वो उसका पर्सनल यूज़ ही हुआ, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस से तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इस वाला जो टर्म है और द वैल्यू ऑफ गुड्स, इसका मतलब यही है कि या तो उसने मनी निकाल लिया, पैसा निकाल लिया, या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स की कोई गुड्स निकाल लिया, मतलब कि उसने लैपटॉप निकाल लिया, विच द प्रोप्राइटर टेक, जो कि प्रोप्राइटर ने लिया है अपने डोमेस्टिक या फिर पर्सनल यूज़ के लिए। उसने टप्पू के लिए लिया है, वो टप्पू क्या है, उसका पर्सनल यूज आता है, ठीक है। अब हमें समझ आ गया प्रोप्राइटर क्या होता है, जिसने कि बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया, पूंजी लगाई है। अगर सपोज आपके पास, आपने 12th पास कर ली, उसके बाद आपने सोचा कि मैं बिजनेस खोलूंगा और साइड बाय साइड अपनी स्टडीज कंप्लीट करूंगा। तो आपने जो 10 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस के अंदर, आपके पास 10 लाख रुपए आपने बिजनेस के अंदर लगा लिए, तो आप उस बिजनेस के क्या हुए, प्रोप्राइटर हुए। आप उस बिजनेस के क्या हुए, प्रोप्राइटर। और नेक्स्ट, अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए, आपको कहीं घूमने फिरने जाना है, उस बिजनेस के अंदर से आपने 10,000 रुपये निकाल लिए, 20,000 रुपये निकाल लिए, तो उस जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया है ना, निकाला है बिजनेस से, उसको मैं क्या बोलती हूँ, वो मेरी ड्रॉइंग्स है। ड्राइंग्स क्या होती है, जो हमने अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए निकाली हो, जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट ना डाल रही हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरा टेक्निकल टर्म आती है मेरी परचेज। परचेज क्या होती है, परचेज से पहले हम पढ़ते हैं गुड्स। गुड्स मेरा क्या होता है, देखो गुड्स भी डिफर करते हैं, वेरी करते हैं बिजनेस टू बिजनेस। किस पे डिपेंड होते हैं ये, बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, देखो दो एग्जांपल दूंगी मैं। एक तो सबसे पहले जेठालाल का एग्जांपल दूँ। जेठालाल है, उसका जो बिजनेस है वो किस चीज़ का है, लैपटॉप बेचने का, रेफ्रिजरेटर बेचने के, और हैंडसेट बेचने का, या फिर एलईडी बेचने का। तो जो गुड्स है जेठालाल के लिए वो ये सारे सारे गुड्स है, ठीक है। वो जेठालाल के बिजनेस के लिए लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, हैंडसेट, एलईडी ये सारे गुड्स है। और मैं हूँ सपोज एबीसी लिमिटेड, मेरा भी एक बिजनेस है। मेरा भी एक बिजनेस है। मेरा किस चीज़ का बिजनेस है, सपोज गारमेंट्स का, ठीक है। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, तो मैं क्या रखती हूँ, कुर्तीज, बिजनेस सूट, किड्स वेयर, ये सारा मैं रखती हूँ। तो मेरा एबीसी लिमिट जैस जो कि मेरा मेरा क्या गुड्स है, मेरे ये सारे गुड्स है, मेरा गारमेंट गुड्स है। मतलब गुड्स किस पे डिफर करता है, वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। अब मेरे केस में, एबीसी लिमिट के केस में, अगर उसके पास लैपटॉप है या फिर हैंडसेट है, तो मेरे ये गुड्स नहीं है, मेरे ये क्या है, ये मेरे एसेट्स है। समझ रहे हो बच्चों, ये मेरे क्या है, एसेट्स है। ये मेरे एसेट्स है। और ये चीज़ क्या है, जिसमें मैं डीलिंग कर रही हूँ, जो कि बिजनेस जिसमें डीलिंग कर रहा है, वो मेरे गुड्स कहलाते हैं। इन शॉर्ट यही मतलब हुआ कि जिस जो भी बिजनेस है,
चाहे वो गारमेंट्स का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल आइटम्स का हो, जिसमें जो कि खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं वो ही होते हैं मेरे गुड्स। अब डेफिनेशन से हम और क्लियर करते हैं। देखो, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर दोज थिंग विच आर परचेज फॉर रीसेल। या तो हम खरीदते हैं बेचने के लिए, जैसे कि जेठालाल क्या करता है? जेठालाल करता है लैपटॉप खरीदता है और फिर उसको बेचता है, रेफ्रिजरेटर खरीदता है वो उसको बेचता है। क्लियर? और फॉर, नेक्स्ट हम लाइन पढ़ते हैं, और फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो मीन टू बी सोल्ड। या फिर वो हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं फिनिश गुड बनाने के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, उसने लैपटॉप खरीद लिया, उसके अंदर इसलिए उसने सॉफ्टवेयर भी खरीद लिया, बड़े सारे माउस भी खरीद लिया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 3-4 आइटम करके उसने इकट्ठा बेच दिया। तो मैंने बड़े सारे आइटम खरीद के उसको एक फिनिश प्रोडक्ट बना के फिर बेचा, तो उसको भी मैं क्या बोलती हूँ? ये मेरे गुड्स हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ कि हमारा कोई रेस्टोरेंट है, हम बनाते हैं डोसा। तो डोसे में बहुत सारी चीज़ें डलती है, ठीक है। तो हमारा नमक डलता है, सॉल्ट डलता है, ठीक है, हमारी पल्सेस डलती है, ये सारी चीज़ें डलती है और उससे सारी चीज़ों को मिलाकर मेरा बनता है डोसा, जो मैं बेचती हूँ, जो मैं सेल करती हूँ। तो इस केस में जो भी चीज़ मेरी यूज़ हो रही है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो मैं सोल्ड कर रही हूँ, उसको भी क्या बोलती हूँ? ये मेरे गुड्स है। क्लियर? देखो, जैसे हम डेफिनेशन पे फिर से आते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रही है? और फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो मेन टू बी सोल्ड। प्रोड्यूस करने के लिए वो फिनिश प्रोडक्ट जो कि फिर से जो कि बेचने के लिए है। अब गुड्स, अब हम क्या आते हैं, हमारा गुड्स क्लियर हो गया। और गुड्स डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको जेठालाल का एग्जांपल बताया, जेठालाल के केस में बिजनेस के लिए जो लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, हैंडसेट, एलईडी, ये उसका गुड्स है। और मेरे केस में जो मेरी एबीसी लिमिटेड है, मेरा जो गारमेंट्स है, गारमेंट्स का बिजनेस, तो मेरे लिए कुर्ती, बिजनेस, किड्स वेयर मेरे गुड्स है, जो कि मैं खरीद रही हूँ और बेच रही हूँ। अब मेरे लिए जो लैपटॉप और हैंडसेट है, ये मेरे एसेट्स होंगे, ये मेरे क्या होंगे? एसेट्स होंगे। और जेठालाल के लिए क्या होंगे? गुड्स होंगे। क्लियर? जो कि मैं खरीदती हूँ और बेचती हूँ, जिसमें मैं बिजनेस की डीलिंग कर रही हूँ, उसको मैं क्या बोलती हूँ? मेरे वो गुड्स है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे मेरा क्या है? आगे मेरी है परचेज। क्या होता है? द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। देखो, परचेज की टर्म यूज होती है गुड्स को परचेज करने के लिए। परचेजेस अगर मैं मानती हूँ, ये नहीं है, देखो इसी में एग्जांपल देती हूँ। अगर इस केस में एबीसी लिमिटेड, मतलब मैंने लैपटॉप खरीद लिया, तो मैं उसको परचेज नहीं मानूंगी, ये मेरी परचेजेस नहीं है। अगर मैं कुर्ती, बिजनेस वेयर या फिर किड्स वेयर कुछ खरीद रही हूँ, तो वो मेरी परचेजेस है। अगर मैं कोई एसेट खरीद रही हूँ, अगर कोई एसेट्स परचेज करते हैं, तो वो मैं अकाउंट्स की भाषा में एसेट परचेजेस की तरह कंसिडर नहीं करती उसको। आगे आप जब जर्नल एंट्री करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि मैं इस चीज़ पे इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, कि किसको मैं गुड्स मानती हूँ और किसको नहीं मानती। और अगर इसी एसेट परचेज को परचेज नहीं मानते, गुड्स परचेज को परचेज मानते हैं, मतलब कि जिस चीज़ में आप डीलिंग कर रहे हो, जो भी आपका बिजनेस है जिसमें आप डील कर रहे हो, उसको मैं क्या बोलती हूँ? ये मेरी परचेजेस है। एबीसी लिमिटेड लैपटॉप, हैंडसेट को परचेजेस नहीं मानेगी। एबीसी लिमिटेड किसे परचेज मानेगी? जो उसने कुर्ती, बिजनेस या किड्स वियर खरीदा है, उसको वो कंसिडर करती है, वो उसका परचेजेस है ना। अब, और अब मेरी जो गुड्स भी है, परचेज भी है, वो 2 टाइप्स की है। परचेजेस भी मेरी 2 टाइप्स की है। एक तो मेरी आती है कैश परचेज, और एक मेरी आती है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज क्या होती है? मैंने कुर्ती, बिजनेस वेयर खरीदा और हैंड टू हैंड पेमेंट कर दी। और क्रेडिट परचेज क्या होती है? कि मैंने ये सब चीज़ें खरीदी और मैंने 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन बाद पेमेंट की हो, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ? मेरी क्रेडिट परचेज है।
ठीक है। परचेज इज ऑफ टू टाइप्स, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। कैश पे परचेज वो है जो मैंने हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया, और क्रेडिट परचेज वो है जो मैंने परचेजेस ले ली, मैंने गुड्स ले लिए लेकिन मैंने पेमेंट उसको बाद में की। यहाँ पर मेरी क्लियर हो गया। अब मुझे समझ आ गया किस किस चीज़ को मैं गुड्स मानती हूँ और किस चीज़ को मैं एसेट्स मानती हूँ। गुड्स मेरी वो है जिसमें मैं डीलिंग कर रही हूँ, जिसमें मेरी डीलिंग हो रही है, जिससे मेरा बिजनेस चल रहा है। और एसेट्स कौन से होते हैं? जो कि मेरे ओन्ड होते हैं या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस को रन करने के लिए यूज होते हैं। अब नेक्स्ट हम टेक्निकल टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरी टेक्निकल टर्म है सेल्स। अब कहोगे मैम सेल्स भी तो सिंपल है, बेचना। हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है, सेल्स मतलब बेचना ही है। अब ये क्या होते हैं? ये भी सेल्स भी। अब जैसे जेठालाल का एग्जांपल लेते हैं। जेठालाल ने अगर रेफ्रिजरेटर को बेचा है, सेल किया है, बेचा है, तो मैं उसको सेल कहूंगी। लेकिन अगर सपोज जेठालाल ने अपना घर बेच दिया, अपना फ्लोर बेच दिया, अपना हाउस बेच दिया, तो उसको मैं क्या नहीं कहूंगी? सेल नहीं है वो मेरी। वो मैं बुक्स में कंसिडर सेल के नाम से नहीं करूंगी। मतलब सेल्स क्या किसको कंसिडर करते हैं? जब हम अपने जिस गुड्स में डीलिंग करते हैं, जिस गुड्स में डीलिंग करते हैं उसी को क्या मैं बोलती हूँ? ये मेरी सेल्स है। जिस गुड्स में डीलिंग करते हैं उसी को अगर हम बेच रहे हैं तो वो मेरी सेल्स के अंदर आती है। जैसे सेम होगी ना, परचेज किसको मानते हैं? जिस गुड्स के अंदर मैं डील कर रहा हूँ। ऐसे ही सेल किसे मानते हैं? जिस गुड्स के अंदर मैं डील कर रहा हूँ। ऐसे ही हम अगर डेफिनेशन पढ़े तो सेल्स क्या होती है? दिस टर्म्स इज यूज फॉर द सेल ऑफ गुड्स ओनली। मतलब कि गुड्स को अगर मैंने सेल किया है तभी मेरी सेल्स वाली टर्म यूज होगी। देखो इस चीज़ में मैं इतना स्ट्रेस डाल रही हूँ ना, आगे आप जर्नल एंट्रीज वाले देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगी। हमने परचेज की है गुड्स, उसकी जर्नल एंट्री डालो। मैंने परचेज की है एसेट्स, उसकी जर्नल एंट्री डालो, तो क्लियर हो जाएगा आपको। वैन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। अच्छा ये तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सेल्स की टर्म किस लिए यूज़ की जाती है? सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ की जाती है। अब जैसे कि लाइक परचेज भी दो टाइप्स के होते हैं, ऐसे ही सेल भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैश सेल्स और एक होता है क्रेडिट सेल। कैश मतलब आपने किसी को सोल्ड किया, उसने आपको हैंड टू हैंड पेमेंट कर दी है। और क्रेडिट मतलब कि उसने आपको लेटर ऑन पेमेंट की है, बाद में पेमेंट की है। जैसे मैंने बताया था ना क्रेडिटर और डेटर। तो अगर सेल्स की है तो क्रेडिट सेल है, तो मतलब मेरे वो डेटर्स बन जाते हैं, बुक्स में वो मेरे डेटर की तरह आते हैं। तो क्रेडिट का क्या मतलब है? लेटर ऑन पे करेंगे तो वो मेरे क्रेडिटर है। अब नेक्स्ट मेरी टर्म आती है, हम इसको पहले पढ़ लेते हैं पूरा। सेल्स दिस इज टर्म्स इज यूज फॉर द सेल ऑफ गुड ओनली। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश दे आर कॉल्ड कैश सेल्स। जब गुड्स कैश के लिए सोल्ड होते हैं उनको हम कैश सेल्स कहते हैं। अगर गुड्स इफ गुड्स आर सोल्ड एंड पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड, जब हमें पेमेंट हाथ के हाथ नहीं मिलती एट द टाइम ऑफ सेल, वही जब पेमेंट हमें हाथ के हाथ नहीं मिल रही तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेरी क्रेडिट सेल है। और दिस सम सेल में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है, हम कैश सेल्स भी लेते हैं और क्रेडिट सेल भी लेते हैं। क्लियर? अब बताओ, अब बच्चों आपको ये लग रहा होगा ना परचेज और सेल तो हमें समझ ही आता है कि क्या है, फिर भी हम डेफिनेशन क्यों पढ़ा रहे हैं? वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अकाउंट्स में परचेज और सेल, परचेज और सेल मैं उन्हीं आइटम को लेती हूँ जिसमें मैं डील कर रही हूँ बिजनेस को रन करने के लिए। डील कर रही हूँ बिजनेस को रन करने के लिए, मतलब जिस चीज़ का मेरा बिजनेस है। अगर सपोज किसी का इलेक्ट्रिक आइटम का बिजनेस है तो उसके लिए जो गुड्स होंगे वो इलेक्ट्रिकल आइटम्स ही होंगे। किसी चीज़ मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारी टेक्निकल टर्म क्या है। नेक्स्ट मेरी टेक्निकल टर्म है मेरी इनकम। इनकम क्या होती है? कि जितना प्रॉफिट अर्नड हुआ है मुझे इस साल में, इस पीरियड में, जो भी मेरा पीरियड होता है उसमें, एक साल का, एक महीने का। और इनकम
कैसे निकलती है? जितना मेरे पास पैसे है, जितना मेरा रिवेन्यू है और जितना मेरा उसमें से एक्सपेंस है, मतलब जितनी मैंने सेल्स करके मेरे को पैसे मिले और जितना मैंने उसमें से खर्चा कर लिया। अब सबसे पहले तो मैं बताती हूँ आपको रिवेन्यू का क्या मतलब होता है। रिवेन्यू का क्या मतलब है, जो कि हम बिजनेस करके जो कि हमें अमाउंट रिसीव हुआ है। जैसे कि जेठालाल का ही केस देखते हैं। जेठालाल ने बिजनेस किया हुआ है शोरूम का, तो वो एलईडी बेचता है, रेफ्रिजरेटर बेचता है, तो उसको जो भी अमाउंट रिसीव्ड होता है उसको मैं क्या बोलती हूँ, ये उसका रिवेन्यू है। ठीक है, वो उसका रिवेन्यू है। बाकी रिवेन्यू में क्या क्या चीज़ें आती है, एक तो सेल भी होती है गुड्स की जो हम बेचते हैं, प्लस अगर हमने कोई बिजनेस के नाम पे फ्लैट लिया हुआ है उसका रेंट आ रहा है, उसको भी मैं रिवेन्यू बोलती हूँ। और मेरी कोई इनकम आ रही है, जैसे बैंक इंटरेस्ट हो गया, मेरा बैंक में खाता चल रहा है और मेरे पास पैसे पड़े हैं तो बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है उसके ऊपर, वो भी मेरा क्या आता है, रिवेन्यू के अंदर। और भी जो भी सारी मेरी इनकम आ रही है वो मेरी रिवेन्यू के अंदर कंसिडर होती है। मेन मोटिव मेरी इनकम क्या है, जो भी मैं सेल्स करके गुड्स लेती हूँ वो मेरा रिवेन्यू है। रिवेन्यू का क्या मतलब है, जो भी मेरे को रिसीव हो रही है अमाउंट, जो भी मैं ऑपरेशंस करके ले रही। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस वही हमारे खर्चे कौन कौन से हैं, हमारे खर्चे कितने हुए हैं। जैसे कि अब सपोज मैं जेठालाल का एग्जांपल लेती हूँ। जेठालाल बिजनेस शोरूम चला रहा है अपना, तो उस शोरूम को चलाने के लिए वो नत्थू काका को रख रहा है, अपने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रख रहा है, उसको वो दे रहा है सैलरी, सैलरीज दे रहा है वो उसको, नत्थू काका भी और भागा को भी। और जो भी उसका इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उस शोरूम की, अगर उसका खुद का शोरूम नहीं है तो उसका रेंट जा रहा है, जो वो चाय पी रहा है, स्टाफ वेलफेयर, जो भी उसके एक्सपेंसेस जा रहे हैं, वो सारे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी वो सारे यही वाले एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो हमने रिवेन्यू, वो अमाउंट, वो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अमाउंट जो कि मेरा खर्चा किया है प्रोड्यूस करने के लिए या फिर सेल करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को। क्लियर? मतलब कि वो सारे एक्सपेंसेस जो कि वो सारा अमाउंट जो कि मैंने गुड्स को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। अब इस केस में ये तो हो गया, सैलरी भी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, रेंट भी आ गया, जो उसके स्टाफ वेलफेयर के चाय वगैरह के खर्चे थे वो भी आ गए, प्लस जो उसने ऊपर परचेज की थी, जो उसने एलईडी खरीदी थी सप्लायर से, रेफ्रिजरेटर खरीदा था, वो भी तो उसका खर्चा ही है ना। ये सारे जितने भी सारे खर्चे होते हैं जो कि उस आइटम को बनाने के लिए होते हैं, वो सारे मेरे किस में आते हैं, एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। तो जब मेरा को मुनाफा, जो जितना मुझे अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसमें से मैं जितना मेरा खर्चा हुआ है उसको माइनस कर दे दूंगी, तो क्या निकलेगा मेरा, कि मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। मतलब ये तीनों जो टर्म्स है वो इंटर रिलेटेड है। मुझे समझ आ गया इनकम क्या है, अगर मैंने जितना रुपये मेरे को मिले और जितना मेरा खर्चा हुआ है उनको मैं माइनस करती हूँ तो मेरी क्या आती है, इनकम, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? रिवेन्यू क्या है, जो मुझे रिसीव्ड हुआ है, चाहे वो मुझे सेल आउट करके हुआ है अपना गुड्स, चाहे वो मुझे रेंट से मिला है, चाहे वो मुझे बैंक इंटरेस्ट से मिला है। एक्सपेंसेस क्या है, जो कि मैं गुड्स को बेच रही हूँ उसको बनाने के लिए या फिर उसको प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी मेरे सारे खर्चे हैं वो मेरी किस में आते हैं, एक्सपेंसेस में आते हैं। जैसे कि अब इसके अंदर मेरा सब कुछ ही आता है। इसके अंदर मेरे दो टाइप के और एक्सपेंस है। एक आता है मेरा प्रीपेड एक्सपेंस और दूसरा मेरा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा आपका एक्सपेंस होता है, देखो नाम से क्या पता चल रहा है, प्री होने से पहले ही पे कर दिया हो, होने से पहले ही कर दिया हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जेठालाल है, जेठालाल ने जो शोरूम है वो अपना रेंट पे लिया हुआ है, अभी चल रहा है अप्रैल।
ठीक है, तो उसको रेंट पे करना है अप्रैल का, तो वो रेंट अप्रैल के साथ साथ मई का भी पे कर देता है और जून का भी पे कर देता है। 3 महीने का वो रेंट पे कर देता है अप्रैल में। तो क्या हो गया, वो ये जो 2 महीने का और एक्स्ट्रा रेंट पे कर रहा है वो क्या, उसके प्रीपेड होने से पहले ही, मतलब पे करने से, मतलब इनकर होने से पहले वो पे कर रहा है, प्री पे कर रहा है, पहले ही पे कर रहा है, प्री प्लस पे, पहले ही वो पे कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि इनकर्ड नहीं हुए, जिनकी फैसिलिटीज़, जिनकी सर्विसेज मैं लेटर ऑन अवेल करूँगी, उनको क्या मैं बोलती हूँ, ये मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस है। जैसे कि वो अप्रैल में मई का रेंट भी दे रहा है और जून का रेंट भी दे रहा है, तो उसको मैं बोलती हूँ मई और जून के रेंट को ये मेरा प्रीपेड रेंट, ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस। अब ऐसे मेरे आउटस्टैंडिंग कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे वो होते हैं जो कि, जैसे कि जेठालाल है, जेठालाल ने सैलरीज दी नहीं है अप्रैल, मई और जून, और अब चल रहा है जून, और अब चल रहा है सॉरी जुलाई, तो उसकी जो 3 महीने की, अभी जुलाई चल रहा है और उसने प्रीवियस पहले वाले 3 महीने की सैलरी नहीं दी, तो ये क्या, उसके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि आप प्लीज़ मुझे पे कर दो, और उसने पे अभी तक किया नहीं है। मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, हमने सर्विसेज अवेल कर ली है, हमने सर्विसेज अवेल कर लिया लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं की। और इस केस में क्या है, प्रीपेड में हमने पेमेंट कर दी है लेकिन हमने सर्विसेज नहीं दी। मेन डिफरेंस इसमें यही है कि प्रीपेड में हमने पैसे तो पे कर दिए, सर्विसेज हम बाद में लेंगे, और आउटस्टैंडिंग में हमने सर्विसेज अवेल कर ली लेकिन हमने पेमेंट की नहीं। तो यहाँ पर मेरा एक्सपेंसेस वाला खत्म होता है, और आगे मैं चलती हूँ। आगे मेरा क्या है, रिसीट्स। आगे मेरा क्या है, रिसीट्स। रिसीट्स क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड है या फिर रिसीवेबल है फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स। अब देखो, मैंने आपको बताया था, पहले मैंने क्लियर किया था आपको कि एसेट्स और गुड्स में क्या फ़र्क है। एसेट्स को बेच के या फिर गुड्स को बेच के जो भी मुझे पैसे मिल रहे हैं, जो कि मुझे अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, या फिर बाद में मिलेगा, या फिर बाद में लेटर ऑन रिसीव मिलेगा। लेटर ऑन का क्या मतलब है, रिसीवेबल है, जो कि मुझे बाद में मिलेगा, मतलब मैं इस एलिजिबल हो गया मिलने के लिए लेकिन मुझे अभी मिला नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हमने कुछ सेल आउट किया और वो अभी पैसे नहीं देके बाद में पैसे देगा, तो रिसीट किसे कहते हैं, या तो मैंने एसेट बेच के ले लिया या फिर मैंने गुड्स बेच के ले लिया, वो मेरी रिसीट्स है। अब अब रिसीट भी दो टाइप्स की होती है। अगर मैंने एसेट्स सोल्ड करके लिए तो मैं उस रिसीट को क्या क्या कहूँगी, मेरी कैपिटल रिसीट है। सपोज जेठालाल के पास कार थी, वैसे है नहीं उसके पास, और उसने वो कार सोल्ड आउट कर दी, तो वो उसकी क्या है, कैपिटल रिसीट। और अगर उसने हैंडसेट बेचा है जिसमें वो डीलिंग कर रहा है बिजनेस की, तो उसको क्या मैं बोलती हूँ, ये मेरी रिवेन्यू रिसीट है। ठीक है, कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट में फ़र्क पड़ गया, पता चल गया कैपिटल रिसीट कौन सी होती है, जो कि मैं एसेट्स बेच के लेती हूँ, और रिवेन्यू रिसीट कौन सी होती है, जो कि मैं गुड्स, जिस गुड्स में डीलिंग कर रही हूँ वो बेच के लेती हूँ। क्लियर, दोनों में मेन यही फ़र्क है। अब मेरा नेक्स्ट टर्म आती है, मेरी नेक्स्ट टर्म आती है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है कि मैंने कोई खर्चा किया है, अमाउंट स्पेंड किया है। देखो, एक्सपेंडिचर क्या होता है कि अमाउंट स्पेंड किया है या फिर लाइबिलिटी इनकर्ड हुई है,
मतलब मैंने खर्चा कर दिया या फिर मेरी लाइबिलिटी बन गई है कि मुझे पे ऑफ करना है, मेरी उधारी शुरू हो गई, मेरे पे सर पे बोझ आ गया कि मुझे उसको पे करना है। या तो मुझे एक्सपेंसेस एक्वायर करने के लिए लिया या फिर मैंने गुड एंड सर्विसेज के लिए लिया। क्लियर? एक्सपेंडिचर या तो मैंने एसेट्स खरीदने के लिए लिया है या फिर मैंने गुड एंड सर्विसेज खरीदने के लिए लिया है। तो अब एक्सपेंडिचर भी दो टाइप्स का होता है, जैसे कि रिसीट्स दो टाइप की है। एक मेरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा मेरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? अगर मैंने कोई एसेट खरीदा है, जैसे कि जेठालाल ने अगर कार खरीदी है तो उसका होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? अगर उसने हैंडसेट खरीदा है या फिर रेफ्रिजरेटर खरीदा है, उसको क्या मैं बोलती हूँ? ये मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो बेनिफिट होता है वो कि देखो क्या फ़र्क है मेन, तो परचेजिंग करते हैं एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में करंट एक्टिविटीज़ परचेज करते हैं, और जिसका जो वो एसेट जिसका जो बेनिफिट है वो लंबे टाइम तक चले, 1 साल से ज़्यादा चले। और वो एक्टिविटी जो कि परचेज करती है गुड्स और सर्विसेज जो कि उसी साल में कंज्यूम्ड हो जाते हैं, उसी साल में उसकी खपती हो जाती है। क्लियर? एक्सपेंडिचर क्या है? वो अमाउंट जो कि हमने स्पेंड कर दिया या फिर हमारी लाइबिलिटी इंकर्ड होगी, हमें कुछ मैंने गुड्स खरीद लिया या फिर सर्विसेज अवेल कर ली या फिर एसेट्स खरीद लिया। अब कैपिटल समझ आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जो मैंने एसेट खरीदा है, जैसे जेठालाल के केस में अगर मैं गाड़ी खरीदती हूँ तो वो मेरा एक्सपेंडिचर है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? अगर मैं जिस गुड्स में डील कर रही हूँ वही खरीद रही हूँ तो मेरा वो क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें तीसरा आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड समझेंगे हम। हमने कैपिटल समझ लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया, अब मेरा आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो जो मैंने आपको पिछली क्लास में फिक्टिशियस एसेट समझाया था, याद है आपको? फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं? सलमान खान का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लेकर, उसी से ही मैं आपको कोरिलेट करूंगी, उसी से ही आगे समझाऊंगी कि वो क्या होते हैं। तो मैंने आपको जो बताया था फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, फेक एसेट्स है। 1 करोड़ रुपए का था, ये मेरा हर साल में 20-20 लाख करके उसको फिक्टिशियस एसेट्स के नाम पे करती रहूंगी। तो मेरा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इस केस में क्या है? जो मेरा जो एक्सपेंडिचर हुआ है, जो मेरा 1 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, जो मैं हर साल उसको हर साल उसको राइट ऑफ कर रही हूँ 5 सालों में, ये जो अमाउंट है ना, यही मेरा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो कि रिवेन्यू के नेचर में ही है, जो कि खर्चा ही है, जिससे कि मैंने कोई कैपिटल खरीदी नहीं है, जो कि मैंने नॉर्मली डे टू डे के लिए यूज़ किया है, लेकिन जो मैं डेफर कर रही हूँ, मैं उस साल में ना लेकर उसको बहुत सारे सालों में कंसिडर कर रही हूँ। जैसे हमारा जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या था, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या था? वो 1 साल से रिलेटेड होता है, ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम्ड हो जाता है। लेकिन जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, जो कि है तो उसका जो नेचर है वो रिवेन्यू ही है, लेकिन मैं उसको 1 साल में ना लेकर मैं उसको 3 साल में, 5 साल में, डिपेंड करते कि मतलब बहुत सारे सालों में उसको खर्चा मान रही हूँ, मतलब उसको डेफर कर रही हूँ। जैसे कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ तो डेफर्ड क्या होता है? डेफर्ड मतलब वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है नेचर में जो कि राइट ऑफ होता है एक अकाउंटिंग से ज़्यादा। मोर इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज राइट ऑफ रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा वो राइट ऑफ होता है। मतलब इस केस में यही है ना, जो हमने 1 करोड़ का खर्चा किया था वो मेरा 5 सालों में मैं उसको राइट ऑफ कर रही हूँ, तो यही मेरा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो मतलब डेफर मतलब उसको डिले करना, मतलब उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट 3-4 4-5 सालों में अपना डिले करके तब रिवेन्यू कंसिडर करना, एक ही शॉट में उसको रिवेन्यू कंसिडर नहीं करना, एक ही ईयर में उसको रिवेन्यू कंसिडर नहीं करना। तो उसको मैं क्या बोलती हूँ? ये मेरा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस केस में जो कि मैंने पूरा एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल दिया था आपको प्रीवियस क्लास। अब मेरा नेक्स्ट आता है, वो क्लियर हो गया, जो कि है तो जिसको नेचर तो रिवेन्यू है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही है,
लेकिन उसको मैंने डेफर कर दिया, उसको 1 साल में ना लेकर 1 साल में एक्सपेंसेस ना दिखाकर उसको मैंने 4 से 5 साल में एक्सपेंसेस दिखा दिया। अब मेरा नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट की टर्म, डिस्काउंट तो हम सब इजीली है और बहुत सारे एक्साइटेड रहते हैं डिस्काउंट को लेकर। जैसे अब विंटर ख़त्म हो रही है तो डिस्काउंट लगेंगे विंटर के स्टॉक पे। तो डिस्काउंट क्या होता है कि जो कस्टमरों को दिया जाता है और प्राइस रिडक्शन होता है गुड्स में। ठीक है, आप देखो डिस्काउंट के भी 2 पार्ट्स आते हैं। एक तो आता है ट्रेड डिस्काउंट और एक आता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो कि व्यापार से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो कि अगर हम इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं ना, पेमेंट डिले नहीं करते, हैंड टू हैंड पेमेंट कर देते हैं, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। जैसे कि हम इंसेंस पे जाते हैं, उसने ऑफर लगा रखी है कि आप एक शर्ट लोगे तो आपको 70% पे करना पड़ेगा, 2 शर्ट लोगे तो 60% और 3 शर्ट लोगे तो 50%। तो ये जो है ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये उसने बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए लगा रखा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट्स खरीदे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका बिजनेस बढ़े, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो पाए। और अगर इस केस में वो ये बोलता है कि इमीडिएटली अगर आप मुझे हैंड टू हैंड पे कर दोगे तो आपको 10% फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, मेरा वो कैश डिस्काउंट है। मतलब इमीडिएटली पेमेंट करने पे जो डिस्काउंट मुझे मिलता है, जो रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स होता है, उसको मैं क्या बोलती हूँ, मेरा ये डिस्काउंट। क्लियर? आने वाली क्लासेस में हम इसको बहुत अच्छे से और भी समझेंगे। तो ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आगे मैं बताऊंगी इसको बुक्स में कंसिडर करते हैं या नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को बुक में कंसिडर नहीं करते और कैश डिस्काउंट को बुक में कंसिडर करते हैं, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आप मेरे अभी भी आपको कोई दिक्कत लग रही है, कुछ टेक्निकल टर्म समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मेल भी कर सकते हैं। तो अब मैं हम नेक्स्ट अपनी टेक्निकल टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरी टेक्निकल टर्म है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स किससे वर्ड निकल रहा है? डेटर्स से। डेटर्स कौन होते हैं? हमारे कस्टमर होते हैं, जिनसे मुझे पैसे अमाउंट रिसीव करने होते हैं, क्योंकि मैंने उनको सेल की होती है, तो इनसे मुझे अमाउंट रिसीव करना होता है। तो वो डेटर्स जो कि गंदे निकल गए, बैड निकल गए, जैसे कि मैंने किसी को सेल्स की, 10,000 की, तो वो मुझे हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं करे, तो वो मेरी बुक्स में डेटर्स बन गए। और बाद में 10-15 दिन 1 महीने बाद वो आकर मुझे कह रहा है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ कि मैं आपको पेमेंट कर पाऊँगा। तो अगर जो बंदे कैपेबल नहीं होते, जो डिनाई कर देते हैं, उनको मैं क्या बोलती हूँ, मेरे बैड डेट से। जो डेटर्स गंदे निकल गए, जो डेटर्स बैड निकल गए, वो मेरे क्या कंसिडर होते हैं? बैड डेट्स। जो मुझे पेमेंट नहीं करेंगे, जिन्होंने डिनाई कर दिया कि हम इस स्थिति में नहीं है या फिर हम आपको पेमेंट नहीं कर। अब और इनको हम बुक्स में क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे ट्रीटमेंट होगा इन बैड डेट्स का बुक्स के अंदर। अब हम नेक्स्ट टेक्निकल टर्म लेते हैं हम अपनी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों? जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं, 1 साल बाद 1 ईयर लेटर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन थोड़ा स्लो हो जाता है, या फिर उसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है, या फिर उसकी स्क्रीन थोड़ी सी गंदी हो जाती है, कुछ भी होता है, तो हमारा वो जो मोबाइल फ़ोन में है थोड़ी घिसावट हो जाती है, थोड़ी कमी हो जाती है। तो उस कमी को ही हम बोलते हैं, जो घिसावट है, जो गिरावट है वैल्यू के अंदर, उसको मैं क्या बोलती हूँ, मेरा वो डेप्रिशिएट हो गई मोबाइल फ़ोन की वैल्यू। जैसे कि मेरी कार है, मैं वो चला रही हूँ 5 साल 10 साल, तो मेरी क्या होगी, जो हर साल उसके टायर्स घिस रहे हैं, उसका एवरेज कम हो रहा है, वो सारी मेरी क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो हमेशा जो भी हमारे एसेट्स होते हैं उसका मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती हूँ और इसका ट्रीटमेंट मैं आपको
आने वाले चैप्टर में बताऊंगी कैसे लेते हैं। बस यही है कि जो एसेट्स है उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं एवरी ईयर। मतलब ये घिसावट है, गिरावट है, डिमिनिशिंग है वैल्यू में एसेट की। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारी नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है कि जो बुक्स जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रही है। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे, मैंने कहा था ना अकाउंट्स में टेक्निकल टर्म्स यूज़ होती है, ऐसे इसमें ये नहीं है कि नॉर्मल रजिस्टर यूज़ हो जाए, इसकी भी अलग से रजिस्टर सब कुछ आते हैं और जिसको हम बोलते हैं मेरी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे मेरी कैश बुक, बैंक बुक, जनरल लेजर, ये सारे मेरे क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें कि ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितने एसेट्स खरीदे, कितने बैंक कैश, ये सारे रिकॉर्ड होती है। इसको मैं क्या बोलती हूँ, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। नेक्स्ट मेरा क्या आता है बच्चों, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट में क्या होता है, हमने देखा सुना है दिवालिया घोषित हो गया। अभी जैसे जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमने सुने हैं कि हमने उनको उधार दे रखा है और वो कह रहे थे कि हम दिवालिया घोषित हो गए, हम इंसॉल्वेंट हो गए। तो इंसॉल्वेंट एक वो पोजीशन है जिसमें कि वो इस स्टेज में नहीं होते कि वो अपना जो भी उन्होंने सारी उधारी ले रखी है वो उसको पे ऑफ कर पाए। मतलब कि वो स्थिति में नहीं है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी उधारी जो भी उसने मार्केट से पैसा ले रखा है या फिर मार्केट से कुछ भी गुड्स वगैरह ले रखा है वो उसके रिलेटेड अमाउंट पे कर पाए, जो अपनी उधारी अपनी लाइबिलिटी पूरी पे कर पाए। इसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया घोषित हो गए। इसको हिंदी वर्ड इसका है दिवालिया, पोजीशन में नहीं होते कि वो अपनी चीज़ें पे कर पाए। तो यहीं पर मेरी यहाँ आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैंने आपको टेक्निकल टर्म समझा दिए जितनी भी अकाउंट से रिलेटेड थी। अब आगे और भी आती रहेगी तो हम चैप्टर वाइज उठाते रहेंगे। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप मेरी आने वाली वीडियोस भी देख पाए। मैंने आगे के भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाने की कोशिश की है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।